आप सभी का करियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 33 देखने जा रहे हैं। इससे पहले 32 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, मैं प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड करने से पहले मैं टेलीग्राम पर 3-4 घंटे पहले दे दिया करता हूँ PDF। जो फ्रेंड्स सॉल्व कर लेते हैं वो आकर फिर आंसर मिलाते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है। चलिए दोस्त, ज़्यादा देर न करते हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग जानते हैं कि समान अध्ययन से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम लोग समान अध्ययन का 30 क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है, इसमें टोटल 150 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। आप लोग बनाए रखें और बहुत ही अच्छा से डिस्कशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो ए में दिया हुआ है, श्रवणबेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों की अंतिम तीर्थंकर को दर्शाता है। तो दोस्तों, फर्स्ट ही गलत हो गया। हम लोग जानते हैं गोमतेश्वर की जो मूर्ति की प्रतिमा है, यानी इनको बाहुबली भी बोला जाता है, ये गंगनरेश के मंत्री चामुंड राय ने बनवाया था। और ये भी हम लोग जानते हैं कि जैन धर्म के अंतिम जो तीर्थंकर थे महावीर स्वामी थे, और इसलिए ये गलत हो गया। दोस्तों, एक और है यहाँ पे कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जो है भद्रबाहु से जैन धर्म का दीक्षा ग्रहण करते हैं। और फिर जब हम लोग जानते हैं कि मगध में जो है 12 वर्षों तक का लगातार अकाल उत्पन्न हो जाता है और वो जो है इनका समाधान नहीं निकाल पाते हैं। इससे दुखी होकर जो है भद्रबाहु के साथ ये श्रवणबेलगोला यहीं पे जो चंद्रगिरी की पहाड़ी पे जाकर संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्यागते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। तो फर्स्ट गलत हो गया। दूसरा है कि भारत का सबसे, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सही है। और सबसे बड़ा बौद्ध मठ का नाम क्या है? तवांग मठ। क्या नाम है? तवांग मठ। तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनाया गया, ये भी सही है। दोस्तों, जो खजुराहो का मंदिर है ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। होयलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है, ये भी सही है। और ये कहाँ पे है? हेलबीड एरिया में है, जो अब जो है अब इनका जो नाम है हालेबिंद नाम है, हालेबिंद। तो हालेबिंद के स्थान पे जो है, जो कर्नाटक में है, होलेश्वर मंदिर है। और इनको बनवाया कौन था? तो ये विष्णुवर्धन बनवाया था। ये दोस्तों, ये मध्यकाल का एक है, द्वार समुद्र के होयसल वंश, उन्हीं के कार्यकाल में जो है ये बनता है। किनके कार्यकाल में? होयसल राजा है विष्णुवर्धन, इन्हीं के कार्यकाल में जो है ये होयलेश्वर मंदिर बनता है, जो शिव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? तो हम लोग जानते हैं दोस्त कि गुप्त काल में विशाखादत्त द्वारा रचित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है। और ये भी है कि ये वीर रस प्रधान नाटक है। दोस्तों, हम लोग हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट किए हैं उसमें वीर रस की चर्चा किए हुए हैं। तो वीर रस क्या चीज़ को दर्शाता है? तो वीर रस जो है उत्साह को दर्शाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की दुर्विसंधियों के बारे में जो है ये बताता है। अगला है, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के भी नियम बना दिए थे, इसलिए ये इस्लामी कानून नहीं माना। जैसे अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपना अपना नियम बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाले में से एक आलम खान थे, और सब कौन था? तो दोस्तों, इब्राहिम लोदी के विरुद्ध जो है दौलत खान, जो कौन था? दौलत खान पंजाब के गवर्नर था, ने अपने पुत्र दिलावर खां और आलम खां, जो बहलोल लोदी का पुत्र था। तो जो दौलत खां, उसका पुत्र का नाम क्या था? दिलावर खां। और बहलोल लोदी का पुत्र का नाम क्या था? आलम खां। तो ये दोनों को जो है बाबर को भारत पर आक्रमण करने हेतु आमंत्रित करने के लिए भेजा था। कौन? इब्राहिम लोदी।
इब्राहिम लोदी के विरुद्ध ये दौलत खां और आलम खां, दौलत खां जो है अपने पुत्र को बहलोल लोदी के पुत्र को भेजा था आलम खान। तो आप लोग समझ गए होंगे कि दौलत खां का पुत्र का नाम क्या था, दिलावर खां, और बहलोल लोदी का पुत्र का नाम क्या था, आलम खान। तो ये इब्राहिम लोदी के विरुद्ध भेजे थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जैसे ए में है इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावादार थे, यही सही हो जाएगा। हर कोई जो है दिल्ली के सिंहासन पे बैठना चाहता था उस समय, तो ये भेजा। अगला क्वेश्चन है शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों बल्ख और बदख्शा के आंतरिक विद्रोहों तथा इन प्रदेशों के शासकों की अलोकप्रियता का लाभ उठाते हुए शाहजहां ने 1646 ईस्वी में, कब 1646 ईस्वी में, 1646 ईस्वी में अपने पुत्र का नाम क्या था, मुराद को जो है ये सैन्य अभियान पे भेजा था, जिसने इन दोनों ही राज्यों पर अधिकार कर लिया। लेकिन 2 वर्ष के बाद ही जो है प्रदेश पर इनके मूल शासक नजर मोहम्मद ने पुनः अधिकार कर लिया। तो शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था कि काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को स्थापित करना। इसीलिए जो है शाहजहां 1646 ईस्वी में पुत्र को मुराद के, जो पुत्र था मुराद, उनके नेतृत्व में अपना सैन्य अभियान भेजा। और दोनों जो है ये अपना, इसका जो पुत्र था ये बल्ख और बदख्शा पे कब्जा कर लेता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद पुनः ये शासक जो है दूसरा आ जाता है, जिसका नाम क्या था, नजर मोहम्मद। तो एक चाहता था कि शाहजहां भी चाहता था कि काबुल की सीमा से जो सटे है वो अपना मित्र बन जाएगा, तो वहाँ से सुरक्षित हो जाएगा वो उस एरिया से। अगला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1833 ईस्वी में निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। तो कौन सा नहीं था, तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का समापन। दूसरा है काउंसिल में परम सत्ताधिकारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना, सही है। काउंसिल में गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियां प्रदान करना। डी में है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। दोस्तों इसमें डी गलत होगा, ये भारतीय हो ऐसा नहीं था। दोस्तों मालूम है 1833 ईस्वी के जो चार्टर एक्ट था उसका मुख्य प्रावधान क्या था। इनका मुख्य प्रावधान था कि कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था पूर्णतः समाप्त कर दिया। जैसे 1813 ईस्वी में चाय और चीनी के साथ जो है व्यापार छोड़कर बाकी बात समाप्त किया था, तो वो आंशिक था। और 1833 में जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया एकाधिकार को। और बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है ना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया इसी चार्टर एक्ट में। और गवर्नर जनरल की सहायता के लिए उसके काउंसिल में एक अतिरिक्त विधि सदस्य के चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया गया, विधि सदस्य के चौथे। और इस अधिनियम द्वारा जो है भारत में दास प्रथा को समाप्त करने की भी व्यवस्था की गई। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंस है कि किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त करने की व्यवस्था की गई, तो वही चार्टर एक्ट 1833 दास प्रथा। तो डी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में उपनिवेशी शासक के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इल्बर्ट बिल क्या था, तो इल्बर्ट बिल में जो है फौजदारी दंड व्यवस्था में प्रचलित भेदभाव को समाप्त करने का प्रयत्न किया गया था। और इस विधेयक ने भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय लोगों को मुकदमा सुनने का भी अधिकार दे दिया था, इसलिए इसका विरोध भी हुआ। तो फर्स्ट में दिया हुआ है जहाँ तक अदालतों की दंडिक अधिकारी का संबंध था भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना। बी में है देशी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना, ये गलत है। प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाया था, ये भी गलत है। शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देशी भारतीयों को रखने की अनुमति, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ही सही है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो भारतीय जज था वो भी यूरोपीय का सजा दे सकता था, यानी सुन सकता था, केस सुन सकता था उनका। इल्बर्ट बिल। विश्व में निम्न भाषाओं में किस एक भाषा को बोलने वाला सर्वाधिक व्यक्ति है। तो सर्वाधिक व्यक्ति जो है बंगाली है। दोस्तों विश्व में चीनी भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सर्वाधिक है।
1.3 माने 1.30 अरब माने 130 करोड़ आदमी जो है चीनी भाषा बोलता है। और चीनी भाषा की 6 बोलियाँ हैं जिनमें मंडारिन, कैंटनी, कुकनी आदि प्रमुख है। और विकल्प में तो ये नहीं दिया है, तो इस प्रकार जो है बंगाली इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बंगाली जो है 21.5 करोड़ आदमी बोलता है। कितना? 21.5, अगर चीन का जो नहीं दिया वो। और पुर्तगाली कितना बोलता है? पुर्तगाली जो है 19.4 करोड़ बोलता है। इसके बाद ये फ्रांसीसी लगभग 13 करोड़ और जापानी जो है लगभग 12 करोड़, 12.5 करोड़। तो सबसे ज़्यादा इस ऑप्शन के अनुसार बंगाली हो जाएगा। अगला है, निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो किसकी ऊंचाई अधिकतम है? तो बेंगलुरु की ऊंचाई अधिकतम है समुद्र तल से। जैसे समुद्र तल से 949 मीटर है और नागपुर 275 मीटर, दिल्ली 269 और जोधपुर 263 है। तो सबसे ऊपर कौन है? बेंगलुरु। भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो पोत प्रांगण जो है भारत में कोची में है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी है। तो दोस्तों नंदा देवी चोटी जो है कुमाऊं हिमालय का भाग है। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि पंजाब हिमालय किस नदी से किस नदी तक है, असम हिमालय, नेपाल हिमालय और कुमाऊं हिमालय। नदी आपको बताना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है, पूछ देता है। जैसे सतलज सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिबांग, और इसका आपको नाम बताना है। हम नदी बता दिए, सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिबांग, और आपको जो है हिमालय का नाम बताना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फल उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है, तंबाकू के निर्यात में भारत का विश्व में द्वितीय स्थान है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है और तंबाकू उत्पादन में द्वितीय स्थान है। तो ये दोनों सही। अगला है, बोकारो का तापीय बिजली घर कहाँ स्थित है? तो बोकारो का तापीय बिजली घर जो है झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? सही बताना है। तो फर्स्ट है सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सही हो गया, तो एक ही सही बताना है। 2011 के दौरान भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि 15% है, ये गलत है। मिजोरम भारत का सबसे कम जनसंख्या, ये गलत हो जाएगा। केंद्र शासित क्षेत्रों में से दिल्ली का महिला पुरुष अनुपात सबसे अधिक है, ये भी गलत है। तो फर्स्ट ही सही हो गया कि सिक्किम भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। भारत का जो दशकीय वृद्धि है 17.72 है, इसलिए गलत हो गया। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो ये आर्टिकल 258 है। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 से लेकर 263 तक केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट व्याख्या किया गया है। कब, कहाँ से कहाँ? 256 से लेकर 263। इसमें जो है केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है उसको स्पष्ट व्याख्या किया गया है। अगला है, विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। तो किसको अधिकार दिया गया है? तो ये संसद को दिया गया है। संसद चाहे तो बढ़ा सकता है। अगला है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो यह किसका है? कोलकाता का है। ये इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार के लोग जो है कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। अगला है, पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। तो किसके अंतर्गत? तो ये भारतीय संविधान 72वें संशोधन के अंतर्गत। अगला है, दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देते हैं 24 अप्रैल, 24 मार्च और 24 मई, 24 जून। दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में फेमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है। दोस्तों इसका हम डिटेल से बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले जो है 1973 में ही विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम यानी फेरा को संसद द्वारा पारित किया गया और यह जो है 1 जनवरी
1974 से लागू हुआ। कब? 1 जनवरी 2074 से लागू, 1974 से, सॉरी सर। अगला क्वेश्चन है, भारत में फेमा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दोस्तों पहले हम लोग समझेंगे कि फेरा क्या है। तो दोस्तों 1973 में संसद द्वारा जो है विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को पारित किया गया और 1 जनवरी 1974 से लागू हो गया फेरा। और ये क्या है? विदेशी विनिमय अधिनियम 1 जनवरी 1974 से लागू हुआ और संसद में कब पारित हुआ? 1973 में। इसके बाद हम लोग आगे जो है फेमा के बारे में देखेंगे। दोस्तों वाजपेयी सरकार ने 1997 में ही 1997 और 98 का जो बजट था उसमें फेमा को प्रस्तुत किया था। और यह लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ 1 जून 2001 को। फेमा कब लागू हुआ? 1 जून 2001 को। तो अब हम लोग चलते हैं। फर्स्ट है विदेशी मुद्रा विनिमय कानून फेरा का वर्ष 2001 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून फेमा द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। दोस्तों तो ये फर्स्ट सही हो गया क्योंकि 1 जून 2001 से फेमा लागू हो गया। और फेमा क्यों लागू हुआ मालूम है? कि भारत के बाहर स्थित किसी भी विदेशी प्रतिभूतियों या अचल संपत्ति को रखने स्थानांतरित करने के लिए देश के निवासियों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। और इसी तरह एक व्यक्ति जो भारत से बाहर आता है वो भारत में रहने के दौरान उसके स्वामित्व वाले शेयरों, प्रतिभूतियों और संपत्तियों को भी अधिकार रखा सकता है। यानी इसमें थोड़ा सा ढील दिया गया फेमा में। दूसरा है फेरा को 31 मई 2002 तक 1 वर्ष के लिए निश्चित कालिक खंड दिया गया। ये गलत है। फेमा के अंतर्गत विदेशी मुद्रा के नियमों के उल्लंघन को दंडनीय अपराध मानना समाप्त हो गया है। तो दोस्तों ये भी सही है, ए और सी दोनों सही है। नई पद्धति के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय विदेशी मुद्रा के नियमों का उल्लंघन करने वाला का अभियोजन कर सकता है तथा उन्हें बंदी बना सकता है। नहीं दोस्त, फेमा इसीलिए लाया गया है, ढील दिया गया है, न कि इसलिए कह रहा है कि मानना समाप्त हो गया, ये ढील दिया गया। तो ए और सी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में किस एक की मुद्रा रुपया है? तो दोस्तों भूटान की मुद्रा क्या है? तो नंगुलटुम है। क्या है? नंगुलटुम है। और मलेशिया का रिंगरिट है, रिंगरिट। और मालदीव का क्या है? तो मालदीव का मालदीवियन रुपया है, मालदीवियन है। और सेशेल्स क्या है? तो सेशेल्स का रुपया है। तो सेशेल्स इसका सही हो जाएगा, सेशेल्स का रुपया है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट में है भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों में भारतीय संप्रवर्तकों के अंशधारण की अधिकतम सीमा पूर्वदत्त पूंजी के 49% तक है। गलत है, वही 49 से अब 74 हो गया है। तो सेकेंड सही हो जाएगा। भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को स्वतः स्वीकृति के दायरे में सभी स्रोतों से 74% तक सीधे विदेश निवेश की अनुमति, FDI 74% हो गया। तो केवल 2 सही है। अगला है चर्चित केलकर सुझाव थे। तो केलकर का सुझाव था कि करों में सुधार से संबंधित सिफारिशें था। क्या था? करों में सुधार। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है, जिसको नीरी बोलते हैं। अगला है गीत सेठी कौन से खेल में पारंगत है? कौन सा खेल में? तो ये स्नूकर में। अगला है G15 क्या है? दोस्तों G15 जो है विकासशील देशों का समूह है और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1982 में हुआ था। कब हुआ? 1982 में। और बेलग्रेड में निर्गुट शिखर सम्मेलन के बाद इसकी स्थापना हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये विश्व के विकासशील देशों का संगठन है। अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट है अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। सही है। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कन्नब ने कर उसके राज सिंहासन हत्या लिया। ये भी सही है। आंध्र ने कन्नब राजवंश के अंतिम शासक को पद वंचित किया था। तो ये भी सही है। तो कौन सा सही है? तो तीनों सही है। दोस्तों एक हम बोले थे हर्यक वंश के बारे में, जैसे हसीन मासुका, ह से हर्यक,
सी से शिशुनाग, और न से नंद वंश, और म से मौर्य वंश, और सु से शुंग वंश, और क से कण्व वंश। इसको याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। हसीन मासुका, तो ह से हर्यक, शिशु वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शिशु नाग वंश, कण्व वंश। अगला है ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनान राज्य था। तो भारत यूनान राज्य कौन था? तो भारत यूनान राज्य था बैक्टीरिया। दोस्तों, हिंदुकुश पर्वत और ऑक्सस के मध्य में स्थित बैक्टीरिया अत्यंत ही उपजाऊ प्रदेश था। डिमेट्रियस जो है 183 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र में हिंद यूनानी सत्ता स्थापित किया था। अगला है गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पतन से संचालित होता था? तो किस पतन से संचालित होता था? तो ये ताम्रलिपि उत्तर में, अगर पश्चिम में पूछे तो भरौच। अगला है कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो कौन सा पार्टी? तो यह है इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का गठन किया। दोस्तों, कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने ये मॉन्टेग्यू घोषणा जो 20 अगस्त 1917 को आया, भारत का मैग्ना कार्टा बताते हुए स्वागत किया था। इन नेताओं में जैसे एनी बेसेंट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी आदि जो प्रमुख थे, इन्होंने कांग्रेस पार्टी से अलग होकर नेशनल लिबरेशन लीग नामक एक नवीन दल का गठन किया, जो बाद में अखिल भारतीय उदारवादी संघ बन गए, यानी ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के रूप में प्रसिद्ध हुआ। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, और इसी में जो है इनकी सरदार की उपाधि मिली थी। अब हम लोग झारखंड के जो 40 क्वेश्चन है उसको देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था किस जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों, झारखंड में सर्वप्रथम शासन व्यवस्था जो है मुंडा जनजाति द्वारा स्थापित किया गया था। ऋषा मुंडा प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड में राज्य निर्माण प्रक्रिया शुरू किया। कौन? ऋषा मुंडा। और उसने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना और इसने नव स्थापित राज्य का नाम अपने नाम पर सुतिया नागखंड रख दिया। दोस्तों, इस सब का चर्चा जो है हम बहुत ही कर चुके हैं। अगर आप प्रैक्टिस सेट शुरू से देखेंगे तो खासकर झारखंड से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको हम डिटेल से बात किए हुए हैं। माझी पंचायत को संथालों ने क्या नाम दिया? तो दोस्तों, माझी पंचायत को संथालों ने मोरे होर नाम दिया था। क्या? मोरे होर। और संथाल गांव का प्रधान माझी होता था, और यह गांव के आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की व्यवस्था हेतु गांव का प्रतिनिधित्व करता था। माझी गांव का प्रशासनिक और न्यायिक प्रमुख होता था। तो क्या कहता था संथाल? मोरे होर। अगला है यूल रूल्स का वास्तविक नाम क्या है? तो यूल रूल्स का वास्तविक नाम है संथाल पुलिस रूल्स, जो अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले संथालों के सामाजिक व्यवस्था के लिए जो नियम बनाया गया, इसी को यूल्स रूल्स कहा गया। 29 दिसंबर 1856 में लागू हुआ। लागू कब हुआ? 29 दिसंबर 1856 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर संथाल पुलिस रूल्स। अगला है किस वर्ष एक अलग राज्य की मांग के लिए प्राप्त ज्ञापन के आधार पर साइमन कमीशन ने झारखंड क्षेत्र को एक अलग राज्य की अनुशंसा दी थी? तो ये 1928। अगला है 1855 में किन दो भाइयों के नेतृत्व में संथाल विद्रोह फूटा था? तो ये सिद्धू और कान्हो। दोस्तों, इसकी सिस्टर दो थी, फूलो और झानो, उसको भी याद रखिएगा। अगला झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? तो दोस्तों 7 अगस्त 1995 ईस्वी को जो है झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, जिनको जैक के नाम से भी जाना जाता है, कि गठन जो है राजकीय अधिसूचना जारी की गई। कब? 7 अगस्त 1995 का। और 9 अगस्त 1995 को इस परिषद का औपचारिक गठन हो गया। कब? 9 अगस्त 1995 में। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, बी हो जाएगा। और शिबू सोरेन इसके अध्यक्ष थे और सूरज मंडल उपाध्यक्ष थे। इसका भी बहुत चर्चा हो गया। शिबू सोरेन और सूरज मंडल, याद रखिएगा। शिबू सोरेन अध्यक्ष था और सूरज मंडल उपाध्यक्ष थे। और इसके अंतर्गत जो है 18 जिला सम्मिलित किया गया था बिहार का। छिन्नमस्तिका मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर जो है दामोदर भैरवी के संगम पर स्थित है। कहाँ है? ये रांची में है। दोस्तों, रांची है या दूसरा है? तो ये रामगढ़ जिला में स्थित है। कहाँ है? रामगढ़ जिला में।
क्योंकि रांची से ही रामगढ़ बना है। अगला, सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है? तो दोस्तों सोहराय जो है संथाल जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार है। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली है? तो ये छऊ को। और दोस्तों 1938 में सरायकेला के राजकुमार सुगेंदु नारायण सिंह ने ये छऊ किया था, छऊ नृत्य करवाया था, और यह जो है पुरुष प्रधान है। अगला है, इनमें से कौन सा झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? तो झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थापना कब हुआ? 1980 में हुआ था। और कहाँ है? रांची में। तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1980 में हुआ और रांची में हुआ था। अगला है, संथाल परगना बंदोबस्त विनियम कब बना? तो ये कब बना? 1872 में। अगला है, जादूगोरा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए संबंधित है? माने किस खनिज से प्रसिद्धि है इनको? यूरेनियम का। इनमें से कौन सा स्थान झारखंड में तांबे खानों के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा स्थान है? तो ये घाटशिला है। अगला है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस स्थान पर संसार का लौह अयस्क का सबसे बड़ा एकल भंडार है? तो ये चिरिया है। अगला है, सिंदरी रासायनिक कारखाना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर नदी के किनारे। मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये में भोजन मुहैया करा जाता है? तो 5 रुपया में। दोस्तों 2011 में इसे आरम्भ किया गया था। कब? 11 में। अगला है, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद का गठन कब किया गया? तो कब किया गया था? तो ये 9 सितंबर 2001 को। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई? तो कब की गई? तो ये 1972 में की गई। अगला है, झारखंड के किस शहर को छोटा नागपुर प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस शहर को छोटा नागपुर प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये चतरा को। अगला, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना किस शहर में हुई? दोस्तों 4 फरवरी 1973 को जब धनबाद के गोल्फ मैदान में विनोद बिहारी महतो और शिबू सोरेन और ए.के. राय ने मिलकर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की थी। कौन कौन मिलकर? तो शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो, ए.के. राय। ये किसका स्थापना किया था? तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का। तो कहाँ पे किया? तो ये धनबाद में किया था। बैठक भी धनबाद में हुआ था। दोस्तों विनोद बिहारी महतो इसके अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन इनके महासचिव थे। तो विनोद बिहारी अध्यक्ष थे और शिबू सोरेन महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड मुक्ति संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हम लोग चर्चा किए हैं, संस्थापक अध्यक्ष जो है ये विनोद बिहारी महतो थे अध्यक्ष, और शिबू सोरेन कौन थे? तो महासचिव थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कौन नेता देशोम गुरु के नाम से जाना जाता है? इसका भी हम लोग बहुत चर्चा किए हुए हैं। देशोम गुरु जो है किनको कहा जाता है? शिबू सोरेन को। मरांग गोमके नाम से किसे जाना जाता है? तो मरांग गोमके के नाम से जो है ये जयपाल सिंह को माना जाता है। अगला है, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत सन 1951 में स्थापित भारत का उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित था? तो कहाँ अवस्थित है? तो ये सिंदरी में अवस्थित है। अगला है, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक द नोट्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री में किस विद्रोह को प्रथम जनक्रांति की संज्ञा दिया है? इसका भी हम लोग चर्चा की है, संथाल विद्रोह का। अगला है, झारखंड में छिन्नमस्तिका मंदिर किस जिले में स्थित है? छिन्नमस्तिका मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ में। झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो झारखंड का सबसे बड़ा ताप विद्युत संयंत्र जो है पतरातू है। कौन है? पतरातू। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड के पहले मुख्यमंत्री किस जनजाति के थे? तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जो है संथाल जनजाति से थे। बोकारो इस्पात कारखाना में उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? दोस्तों बोकारो इस्पात कारखाना में जो है उत्पादन 1972 ईस्वी से हुआ और स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। अगला है, रूबी श्रेणी के अवरख का उत्पादन झारखंड के किन जिलों में होता है? तो किन जिलों में होता है? तो ये गिरिडीह और कोडरमा में होता है। अगला है, बिरसा मुंडा कौन थे? तो बिरसा मुंडा जो है ये क्रांतिकारी थे।
अगला है किरिंग बापला किस आदिवासी से संबंधित है? तो किरिंग बापला जो है ये संथाल आदिवासी से संबंधित है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल आबादी में जनजातीय आबादी का प्रतिशत कितना है? तो जनजातीय आबादी का प्रतिशत जो है 26.2% है। झारखंड भारत के किस भाग में स्थित है? तो झारखंड भारत के जो है किस भाग में स्थित है? तो ये पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है झारखंड में ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन है? तो झारखंड में ज़्यादा जाने वाली भाषा खोरटा है। कौन है? खोरटा। अगला है इनमें से कौन सी जनजाति झारखंड के पलामू जनपद में पाई जाती है? तो कौन सा जनजाति पलामू जनपद में पाई जाती है? तो कोरवा जनजाति। अगला है किस नेता को ब्रिटिश सेना द्वारा बंदी बनाया गया था और ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार के अभिलेखों के अनुसार रांची जेल में हैजे के कारण 9 जून 1900 को उसकी मृत्यु होना घोषित कर दिया गया? तो इसके बारे में तो कौन नहीं जानता है, सभी जानता है। तो ये बिरसा मुंडा है। अगला है 15 नवंबर 2000 को किस जयंती पर झारखंड का गठन एक पृथक राज्य के रूप में किया गया? तो ये जो भगवान बिरसा मुंडा थे उन्हीं के जन्मदिन पे। अगला क्वेश्चन है झारखंड में कौन सा स्थान तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए जो है घाटशिला स्थान फेमस है। अगला है झारखंड की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है, जिसकी ऊंचाई है 1356 है या 65 है, आप लोग आंसर दीजिएगा। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। समुद्री जल की औसत लवणता कितना है? तो दोस्तों समुद्री जल की औसत लवणता जो है 3.5% है। अगला है जब कोई गैस तरल में बदलती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को जो है संघनन कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन। रिकेट्स रोग कैल्शियम की कमी के कारण होती है। हड्डियां में कैल्शियम को सोखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी की आवश्यकता होती है। दोस्तों विटामिन ए से मिलने का प्रमुख स्रोत क्या है? तो मछली है, मछली का तेल है, दूध है, मक्खन है, घी है, गाजर है, ये सब जो है विटामिन ए का मिलने का स्रोत है। और इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी हो जाता है और नेत्र संबंधी संक्रामक रोग होता है। अब विटामिन सी से मिलने वाला प्रमुख कौन है? तो नींबू, फल, हरी सब्जियां है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। विटामिन डी के मिलने का प्रमुख स्रोत जो है मछली का तेल, अंडा, पराबैंगनी किरणें हैं और इनके विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। अगला है निम्न में से किस अवस्था को असामान्य निम्न रक्त ग्लूकोज स्तर के रूप में चिन्हित किया जाता है? तो किस अवस्था को? तो ये जो है इसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोग्लाइसीमिया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा रोग का उपचार क्विनोइन दवा के प्रयोग से किया जाता है? तो मलेरिया। अगला निम्नलिखित में से कौन सी विधि द्वारा डॉक्टर किसी व्यक्ति की बड़ी आंत के अंदर देख सकता है? तो कोलोनोस्कोपी द्वारा। किसके द्वारा? कोलोनोस्कोपी द्वारा जो है देख सकता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो कौन सा संबंधित नहीं है? तो गर्भाशय, गर्भनाल, अंडाशय। दोस्तों इसमें जो है कौन हो जाएगा? शुक्रवाहिका हो जाएगा, क्योंकि शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र है और नर जनन तंत्र का एक भाग है और ये शुक्राणु का संवहन करता है। शुक्रवाहिका एपिडिडाइमिस से निकलती है और मूत्र मार्ग के चारों ओर फैलकर शुक्राशय बनाती है। तो ये मेल का है। अगला है निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? सही बताना है। केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, गलत है। केवल इंसुलिन हार्मोन को साबित करता है, ये भी गलत है। पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, तो सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप से मेल खाती है? देखिए
पित्ताशय है, पित्त प्रबंधन। दोस्तों पित्ताशय जो पित्त प्रबंधन नहीं करता है, पित्ताशय जो है लीवर द्वारा जो पित्त उत्पन्न किया जाता है उसको स्टोर करता है। लीवर इंसुलिन उन्मुक्ति है। दोस्तों ये गलत है। और पाचक ग्रंथि पित्त संग्रहण, ये भी गलत है। पित्त वाहिका पित्त उत्पत्ति, ये भी गलत है। पित्ताशय पित्त संग्रहण है, सही है। लीवर जो है पित्त उत्पत्ति करता है, ये भी सही है। पाचक ग्रंथि इंसुलिन उन्मुक्ति है, ये भी सही है। पित्त वाहिका पित्त परिवहन करता है, ये भी सही है। तो बी सही होगा, बाकी बाद ए गलत है, ये भी डी भी गलत है। अगला क्वेश्चन है, उस छवि के पीछे की परिघटना क्या है जिसे आप अपने बाथरूम के दर्पण में देख सकते हैं? तो क्या है? तो इसका जो है तो ए में है प्रवर्तक अपवर्तन, अपवर्तन प्रसार, प्रवर्तन प्रसार, परावर्तक परावर्तन, ये हो जाएगा जिससे हम अपने पीछे का दर्पण में देख सकते हैं। आकाश किस कारण से नीला होता है? तो आकाश जो है ये फैलाव के कारण नीला होता है। दोस्तों आकाश किस कारण नीला होता है? दोस्तों ये प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है। अगला है, निम्न में से किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो किसे बर्डिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो ईस्ट से जो है ईस्ट को जो है बर्डिंग के माध्यम से यानी मुकुलन के माध्यम से जो है तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन है ना कि ईस्ट किस माध्यम से, माने ये ईस्ट जो प्रजनन करता है ना बर्डिंग के माध्यम से प्रजनन करता है। जब किसी अनावेशित वस्तु में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जोड़े जाते हैं तो वस्तु क्या कहलाता है? तो वस्तु जो है ये नकारात्मक रूप से अवशोषित हो जाता है। अगला है, ग्रेस बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो दोस्तों फर्स्ट है केवल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने से, गलत है। केवल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, ये भी गलत है। दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने से और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण होता है, तो यही सही हो जाएगा, ग्रेस बायोपिया। अगला है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक है। तो दोस्तों मानव शरीर में जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषीय अंग है। यह जो है वर्मीफॉर्म के छोर पर एक कठोर सा नालवत भाग होता है। इसमें शाकाहारी भोजन के सेल्यूलोज का पाचन होता है। मानव में भोजन सर्वाहारी हो जाने से सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, अतः जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है पूंछ की उपयोगिता समाप्त हो गई और इसका अवशेष ही पाया जाता है। यानी अपेंडिक्स जो होता है ना ये अवशेषीय अंग है, इसका कोई यूज नहीं है। अब जब आप टाइम पे खाना नहीं खाएंगे तो उसका कुछ भाग जो है अपेंडिक्स में चला जाता है। धीरे धीरे वो जब सड़ जाता है तो अपेंडिक्स दर्द करने लगता है, इसीलिए बाद में जो है ऑपरेशन कर उसको हटा दिया जाता है अपेंडिक्स को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक डायफ्राम के बारे में सही है? तो डायफ्राम के बारे में सही कौन है? डायफ्राम समांतर सामान्य धनुष्कार होता है, गलत है। छिद्रित है, गलत है। डायफ्राम समांतर समापन में चपटा होता है, ये सही है, चपटा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में CO2, H2 और ऊर्जा का पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो कौन सा करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया करता है। आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता है? कौन सा? तो ये मरकरी को, ऑप्शन में मरकरी दिया है। ऐसे होता है क्लोरीन। क्वेश्चन है दोस्त, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है, एफिनिटी होता है? तो ये क्लोरीन होता है, इसीलिए जो है ये प्रबल ऑक्सीकारक माना जाता है, ये क्लोरीन। अगला है, जब आयरन करंट तंत्रिका कोशिका के साथ साथ चलता है तो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। शरीर के अंदर यह चुंबकीय क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों में छवियां प्राप्त करने का आधार बनता है और इस तकनीक को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस तकनीक को जो है MRI कहा जाता है, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहा जाता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में जब लोहे की वस्तु डुबाई जाती है तो घोल हरे रंग का हो जाता है, ब्लू से ग्रीन हो जाता है। यानी इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण जो है
आयरन सल्फेट का बनना जो है इसका मुख्य कारण है ब्लू से ग्रीन हो जाना। अब हम लोग गणित की तरफ चलते हैं। दोस्तों गणित मैथ है, यदि एक उत्पाद पर छूट 15% हो जाता है तो अंकित मूल्य 1500 रुपया हो तो बिक्री मूल्य क्या है। देखिए दोस्त, हम मान लेंगे कि अंकित मूल्य 100% है, तो 100% का वैल्यू कितना है 1500, तो 1% का कितना वैल्यू हो जाएगा 15। 15% छूट देता है तो 85% हो गया, तो 15 गुने 85 कितना हो जाएगा 1275। अगला है, यदि किसी उत्पाद का विक्रय मूल्य प्राप्त कमीशन का 20 गुना है, यानी कमीशन 1 रुपया है तो उसका जो है विक्रय मूल्य 20 रुपया हो जाता है, तो कमीशन दर क्या हो जाता है, तो 1/20 हो जाएगा कमीशन दर, अगर परसेंटेज में मानेंगे तो 0.05। अगला है, यदि किसी संख्या उसके व्युत्क्रम अंतर 0 है, तो मान लीजिए x है और उसका व्युत्क्रम क्या है 1/x बराबर 0 है, तो इधर ले जाएंगे बराबर की साइड, तो x बराबर 1/x, तो x स्क्वायर बराबर 1 हो गया, तो वर्गमूल आएगा तो +-1 हो जाएगा। अगला है, x + y बराबर 7 है, x स्क्वायर - y बराबर 20 है, तो x - y, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y इंटू x - y बराबर कितना दिया है 20 दिया है। x + y दिया है, तो x + y इधर का 20/7, तो 20/7 कितना हो 7 दूना 14, 2.857 हो जाएगा। दोस्तों देखिए, cos x + cot x बराबर 5 है, तो cot x - cos x हम लोग जानते हैं कि इसके बराबर अगर 5 है तो cos x - cot x बराबर 1/5 हो जाता है, बराबर 1/5। लेकिन यहाँ cot x - cos x है तो माइनस इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1/5, तो 1/5 कितना होगा 0.2 हो जाएगा माइनस। अब x के पावर इतना है, तो इसको लिखने के लिए कितना का पावर करेंगे कि इतना हो जाएगा दोस्तों, तो 9 के पावर 7 करेंगे तो इतना आएगा। आप कैलकुलेटर से भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा x बराबर 9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 8 के पावर इतना है तो 64 को 8 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 8 के पावर xy है, तो xy बराबर क्या हो जाएगा xy बराबर हो गया 2। आप देखिए, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, अब कर दीजिए तो 49 7 7 49, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab कितना है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2xy, तो 4 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस y बराबर 49 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 49 में से 4 गया तो 45 हो जाएगा। अगला, यदि किसी संख्या के दोगुने का वर्गमूल 3 हो तो वो संख्या क्या होगा। तो इसमें क्या कैसे दोगुने, मान लो x है संख्या, तो 2x दोगुने का वर्गमूल बराबर 3, स्क्वायर करेंगे x बराबर 9/2 हो जाएगा, यानी 4.5 हो जाएगा। अब इसमें देखिए स्क्वायर दिया है तो ये 6 गो 0 4 गो 0 2 गो 4, देखिए कितना हो जाएगा, इसको करेंगे स्क्वायर है तो 6 गो 0 हो गया, -4 गो 0, -100, -81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो 990019 आएगा, 990019 डी में है। अगला है, एक सिलेंडर की ऊंचाई और त्रिज्या 5 मीटर है तो उसका तल क्षेत्रफल मालूम है दोस्तों। सिलेंडर का कंप्लीट क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h प्लस 2πr² ये होता है, ये कंप्लीट क्षेत्रफल होता है। जैसे ऊपर और नीचे 2 गो वृत्त हो गया तो 2πr² और साइड वाला 2πr/h। देखिए r और h बराबर है तो इसको r² लिख सकते हैं, तो 4πr² लिख सकते हैं, क्या कि r h बराबर है, तो r कितना है 5 है, तो 5 25 चौका 100 पाई हो जाएगा, तो CN से। एक गोले के तल क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर हो तो उसकी त्रिज्या और ऊंचाई वाले 10 मीटर सिलेंडर का घनफल क्या होगा। तो आयतन बता, देखिए दोस्त यहाँ पे जो है 1000 मीटर दिया है वर्ग मीटर, यानी कंप्लीट क्षेत्रफल है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4πr² बराबर कितना 4πr² बराबर 1000 लिख सकते हैं, तो r² बराबर 4 से काट दीजिए 250,
तो 250/पाई। अब हम लोग आयतन बराबर क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच। एच 10 मीटर दिया है, तो इसमें जो है एच कितना दिया है, 10 मीटर। तो 22/7 r स्क्वायर। तो r कितना निकला है, r निकला है 250/पाई। और 10 इसका स्क्वायर। तो इस तरह से जो है आयतन बराबर होता है पाई r स्क्वायर एच। तो 250 का स्क्वायर करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। दोस्तों इसका आंसर गलत दिया हुआ है, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। तो जैसे 22/7 है, एगो यहाँ 2 पाई स्क्वायर पाई है, तो 22/7 से एगो पाई कट जाएगा, एगो पाई बच गया। और ऊपर 250 गुने 250 गुने 10 बटे पाई, इसका वैल्यू निकालिएगा, वही आंसर होगा। इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। अगला है, दो व्यक्ति एक कार्य को 200 रुपये में करने का उत्तरदायित्व लेता है और अकेले एक व्यक्ति इसे 6 दिन में कर सकता है और दूसरा 8 दिनों में कर सकता है। एक लड़के की सहायता से वे 3 दिनों में पूरा कर लेता है। लड़के का भाग कितना है। देखिए दोस्त, इसको हम बहुत ही अच्छा से बताएंगे। जैसे 3 व्यक्ति है, जैसे ए बी और ये तीनों मिल जाता है, ए बी और सी। देखिए ए जो है इसके अनुसार क्वेश्चन का 6 दिन में करता है, बी जो है 8 दिन में पूरा कर सकता है। ये तीनों जब मिल जाता है तो ये 3 ही दिन में कर देता है। तो 6 8 3 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। देखिए 6 चौक 24, 4 इफिशियंसी हो गया, 8 3 24, बी का 3 इफिशियंसी हो गया, ये 3 8 24, ए बी सी तीनों का जो है 8 इफिशियंसी हो गया। तो देखिए ए का इफिशियंसी 4 है, बी का 3 है तो 7 हो गया, तीनों को मिलाकर 8 है। तो सी का इफिशियंसी कितना हो गया, 1 हो गया। आप लोग समझ गए होंगे। ए बी और तीनों मिलकर जब करता है तो 3 दिन में करता है। ए 6 दिन में, 8 दिन में बी, और ए बी सी जो है 3 दिन में। इसका एलसीएम लेंगे तो 24 हो जाएगा। 6 चौका 24, 4 इफिशियंसी हो गया, 8 3 24, 3 इफिशियंसी हो गया, और तीनों का इफिशियंसी जो है 8 इफिशियंसी हो गया। दोनों का इफिशियंसी जोड़ेंगे तो 7 हो गया, और टोटल का 8 है। तो सी का इफिशियंसी निकालना होगा तो दोनों में से घटा देंगे, दोनों का घटा देंगे तो 1 हो गया। तो अब जो है इफिशियंसी देखिए, ए बी और सी का इफिशियंसी क्या होगा, 4 3 और ए। इफिशियंसी के अनुसार ही इसको पैसा वितरण होगा। तो 4 3 7 8, टोटल 8 का वैल्यू 200 है, 8 का वैल्यू 200 है। तो 1 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू जो होगा वही सी का पैसा हो जाएगा। तो 8 से काटिए, 2500 का 25 8 200, ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान 200 400 600 800 किलोमीटर की गति से वर्गाकार की चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ान भरता है। मैदान के चारों ओर वायुयान की औसत गति क्या होगा। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो हम मान लेंगे कि 4 गो जो भुजा है सभी भुजा बराबर होगा। तो मान लीजिए डी है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 4D हो जाएगा, 4D हो गया। अब देखिए टाइम निकालना है, तो डी डिस्टेंस में 200 किलोमीटर घंटा किससे चलता है। तो टाइम क्या हो गया, टाइम जो है डिस्टेंस बटे टाइम हो जाता है, तो डी बटे 200 हो जाएगा। टोटल टाइम निकालेंगे, डी बटे 400 और डी बटे 600 और डी बटे 800। तो डी कॉमन कीजिए, सबको काट दीजिए, तो डी कट जाएगा। अब देखिए डी जब कट गया तो ऊपर डी कट गया तो 4 बटे, अब हम एलसीएम 2400 ले लेंगे। 200 को 2400 में भाग देंगे तो 12 मत होते, 12 हो गया। फिर 400 को 2400 में 6 मतफे, फिर ये 600 को 2400 में 4 मतफे, और 800 के 3 मतफे। तो 6 4 10 और 10 12 22 और 22 3 25। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, ये जो है 4 गुने 2400 ऊपर चला जाएगा, 2400 बटे 25। तो 2500 का 100 यहाँ, 4 का 16, 16 गुने 24 कितना होता है, 16 गुने 24 जो है 384 किलोमीटर पर घंटा होता है। यदि 672 को 5 में 3 का विभाजित किया जाता है तो 12 भाग क्या होगा।
देखिए ये टोटल क्या है 8 है, तो 8 का वैल्यू 672 है, तो 672/8, 12 भाग पूछ रहा है 5, 8 से काट दीजिए, 8 × 64, 8 चौका 32, तो 84 पंचे कितना होता है, तो 84 पंचे जो है कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसका आंसर 420 हो जाएगा। अगला है साइकिल चलाने वाले व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है। साइकिल चलाने वाले व्यक्ति की गति कितनी है? तो दोस्तों हम सभी को सेकेंड में बदल लेंगे, तो 2 मिनट है तो 7 दूना 120, 120 और 30, 150 सेकेंड हो गया, तो 750/150, 15 × 5 = 75, तो 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो 5 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 यानी 18 किलोमीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अगला है एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि इसकी वृद्धि दर 5% है 2 वर्ष में क्या हो जाएगा? तो इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 वर्ष बढ़ रहा है, तो 2 वर्ष बढ़ रहा है 2 वर्ष में, तो फर्स्ट वर्ष में कितना, तो इतना का 5% निकाल लीजिए, 5/100, तो 5 चौका 20, हासिल 2, 6 पंचे 30, 2 32, 3 7 पंचे 35, 3 38, हासिल 3, 5 3 8, तो 8820 रुपया, 8820 जनसंख्या बढ़ गया, इसमें जोड़ दीजिए। या तो आप शॉर्टकट भी बना सकते। दोस्तों इसको हम ट्रिक से ही बना देते हैं। देखिए आप क्रमिक छूट के बारे में जानते हैं ना, 5% प्लस 5 माइनस ये हो जाएगा 5 × 100, यानी इतना वृद्धि हो जाएगा, प्लस प्लस है तो सभी प्लस हो जाएगा, 5 × 5 = 10, 2500 का 100, यानी 10.1/4 वृद्धि किया होगा जब से वो किया हो, तो इसको जोड़िएगा तो 41/4% हो जाएगा। तो दोस्तों मान लीजिए कि 100% था और उसमें 41/4 जोड़ना है, तो 100 जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो 41/4 यानी 441/4 जो परसेंट आया, ये 1,76,400 का वैल्यू है, जो 2 वर्ष में ये फाइनल रिजल्ट है। तो 441/4 का वैल्यू जो है 1,76,400 है। 100% का निकालेंगे तो जो 2 वर्ष पहले का है वो आ जाएगा, तो 1 का, तो 441 वो 4 ऊपर चला जाएगा 4 × 100, यही जो वैल्यू आएगा उसका आंसर हो जाएगा। 441 में 4 से गुना करेंगे तो 1,76,400, 400 मतलब कटेगा। देखिए 4 × 4, 4 चौका 16, हासिल 1, 4 चौका 16, 1 17, तो 400 मतलब कट गया, इधर 400 है, तो 400 × 400, तो 100% का वैल्यू आ गया ना, 4 चौका 16, तो ये 1,60,000 हो गया। अगला क्वेश्चन है एक कार्य का 1/3 भाग 5 दिनों में, तो देखिए 1/3 भाग 5 दिनों में, तो एक कितना दिन में कर देगा? 15 दिन में। देखिए दिन कर सकता है। बी कार्य को 2/5 भाग 10 दिन में, तो टोटल काम कितना है? 10 × 5 = 50/2, तो कितना 25 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर कितना दिन में करें? 15-25 का एलसीएम लीजिए, 15 × 5 = 75, 75 एलसीएम हो जाएगा, 25 × 25 = 75, तो 5 और 3 इसका एफिशिएंसी आ गया, तो 5 × 3 = 8, 75/8, तो 8 9 72, 72 3 75, 8 9.3/8 दिन में बी आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसमें क्या कीजिए, आप परिमाप निकाल लीजिए, तो अगले पहिया का परिमाप क्या हो जाएगा? 2πr होता है, तो 2 × 22/7 गुने r कितना है? ये क्या दिया हुआ है? व्यास दिया हुआ है, तो 35 हो जाएगा r, तो इसका 1 7 × 5 = 35, 5 दूना 10, यानी 220 हो गया इसका। और पिछले पहिया क्या हो जाएगा? 2 × 22/7 गुने 168 का आधा कितना होता है? 84, इसको 12 × 7 = 84 काटिएगा तो ये कितना जाएगा? 528। तो हम दोनों का परिधि का लिए। आप देखिए अगला पहिया जो है कितना बार घूम चुका है? 600 बार, तो 600 × 220 उसका परिधि था, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया होगा। जो पिछला पहिया है वो एक बार घूमता है तो 528 2πr आया था। अब जब इसको काटेंगे तो 250 मतलब कट जाएगा, तो 250 आंसर आ जाएगा इसका।
अगला है ए, बी और सी की आयु क्रमशः 8 वर्ष 10 माह, 15 वर्ष 6 माह, 12 वर्ष 5 माह है। उनकी औसत आयु क्या है? तो इसमें क्या है कि या तो इस साल में चेंज कर दीजिए या ईयर में कर दीजिए। तो 12 × 96 या 10, 106 महीना हो गया। 15 में 12 से गुना कीजिए और 15 में 12 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 15 में 12 से गुना करेंगे तो 180। अब आज 6 माह है तो 180 86 हो गया, 186 महीना। 12 12 44 और 5 149 हो गया। आप बटे 3 कर दीजिए, सबको जोड़िएगा तो 147 बटे 147 आता है, यानी सबको जोड़िएगा तो 441 बटे 3 आया। इसको भाग दीजिएगा तो 147 आया। अब इसको 12 से भाग दे दीजिए तो 12 का 12, 2 12 दूना 24, यानी 3 बटे 12 बचा, 1 बटे 4। 1 बटे 4 कितना महीना हो गया? 3 महीना। तो 12 वर्ष 3 महीना हो गया। 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत को 50 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित किया गया तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए 40 मीटर लंबाई है, चौड़ाई नहीं दिया। आयत को 50 मीटर लंबे विकर्ण, तो ये 50 मीटर लंबे विकर्ण है। तो ये 50 है, ये 40 है, तो इसको निकाल सकते हैं। 2500 h² बराबर क्या हो जाएगा? h² माइनस ये 1600। तो 2500 में से 1600 गया तो 900, तो 30 हो जाएगा। ये 30 हो गया। अब एरिया निकाल लीजिए, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ये ऊंचाई हो गया इसका। तो क्या हो गया? 20, 3 गुना 600 हो जाएगा। 600 इधर, 600 इधर, 600 बार। अब हम लोग इसमें दिया है कि 1 को 27 और 9 को 64 और उसी भाव से 15 को क्या लिखा जाएगा? तो देखिए 1 में 3 वर्ड है, तो 3 के जब हम क्यूब करेंगे तो 27 आ गया। उसी तरह 9 में 4 है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो 64 आ जाएगा। फिर 15 में क्या गो वर्ड है? तो 3 3 6 1 7, 7 का क्यूब कितना होता है? 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343 हो जाएगा। अगला है, रोडवेज के एक कार्यक्रम से गुजरते हुए श्री बोनी ने नोट किया कि हिमायतपुर से इमालीपुर जाने के लिए 4 मार्ग उपलब्ध है। इमालीपुर जोरापुर जाने के लिए 6 मार्ग। देखिए हिमायतपुर से हिमायतपुर से इमालीपुर जाने के लिए कितना है? 4 है। और फिर कह रहा है इमालीपुर से जोरापुर जाने के लिए 6 मार्ग है, 6 मार्ग उपलब्ध है। हिमायतपुर से जोरापुर जाने तक पहुंचने के लिए कितना मार्ग होगा? तो देखिए यहाँ से 1 मार्ग, 2 मार्ग, 3 4, तो 1 मार्ग गए, 1 मार्ग से चले गए, फिर 1 मार्ग से गए, दूसरा मार्ग से चले गए, तीसरा फर्स्ट मार्ग से, यानी 1 से यहाँ जाएंगे तो 6 मार्ग यहाँ मिलेगा। तो 6 मार्ग मिले, 6 मार्ग, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। 24 टोटल मार्क्स हो जाएगा। अगला है कि क्वेश्चन है, रेल के दौरान आपने देखा कि अगले कोच से एक व्यक्ति ट्रेन से नीचे गिर जाता है। अगले कोच से एक व्यक्ति नीचे गिर, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? ट्रेन को रोकने के लिए तुरंत अलार्म चेन खींचेंगे ताकि उसे मदद मिल सके। उस व्यक्ति को चिल्लाकर गिरने से रोकें और उसे जल्दी से पकड़ने के लिए कहें। तो दोस्तों ये फर्स्ट ही सही है। वो तो कूद जाता है, कोच से एक ट्रेन नीचे गिर जाता है, गिरने के बाद कह रहा है तो रोक कर ट्रेन उसको जो हेल्प होगा करेंगे, फर्स्ट ही सही। अगला क्वेश्चन है, ये वर्ड है साइबरनेटिक्स में प्रयुक्त एक वर्ण उसी स्थान पे है जिस स्थान पर वो अंग्रेजी वर्णमाला में आता है, उस वर्ण की पहचान करें। तो ये ऐसा कौन है? तो दोस्तों आई जो है, आई का पोजीशन 9 होता है और साइबरनेटिक्स में भी 9 पे पोजीशन पे है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आई जो है 9वां स्थान पे है। अगला है शब्दकोश क्रम के अनुसार दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करना है। तो इसमें सबसे पहले कौन आएगा? तो इस कह रहा है इस क्रम के मध्य में कौन सा शब्द आएगा होगा?
तो मध्य वाला निकालना है तो दो को शुरू वाला निकाल लेंगे, जो उसके बाद आएगा वही होगा। तो शुरू वाला कौन होगा, GUN डबल एन, इसमें एक ही एन है, एम है, पी है, एस है। तो फर्स्ट नंबर पर क्या आ जाएगा, GUNM आ जाएगा फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पर क्या आ जाएगा, तो एन, इसमें भी एन है, पी है, एस है, तो ये तो नहीं आएगा। तो इसमें से देखिए डबल एन है, वाई है, ई है, तो 2 नंबर पे ई आ जाएगा और 3 नंबर पे ई आ जाएगा। तो यही ना 3 नंबर मध्य हो जाएगा गन्नी। यदि कूट भाषा में रैन को ये लिखा जाता है, मोर को ये लिखा जाता है, तो देखिए इसमें कॉमन कोई है तो आर कॉमन है। तो इस दोनों चिन्ह में कौन सा कॉमन है, शेद 8 है, तो 8 कॉमन है। रीमैन को क्या लिखा जाएगा, रीमैन, तो जो 8 से शुरू होगा वही लिखा जाएगा, पकड़ाया गया। यदि कूट भाषा में प्रभा को इतना लिखा जाता है, तो देखिए प्रभा को इतना, थिलाक को इतना, और भारती को क्या लिखा जाएगा, तो BH से शुरू हो रहा है तो H यहाँ पे है, इसमें क्या है 6 है, तो सेकेंड स्थान पे 6 होना चाहिए। ये दोनों में 6 है, यही दोनों में से होगा। B कहाँ है, B लास्ट ये है 9, तो 9 6 दोनों में है, तो ये नहीं होगा। 5 7 तीसरा जो निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा। A है लास्ट में 5 है, तो 5 है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगर कोड भाषा में लोड को इतना लिखा जाता है, देखिए दोस्त इसमें क्या किया है कि L है 12 स्थान पे, L जो है 12 स्थान पे आया है, तो 12 में 12 से गुना करेंगे तो 144 हो गया। 15 है, वो 15 होता है 225 हो गया। T20 है 400 हो गया। तो उसी से L जो है 144 से शुरू होगा, I 9 है तो 81 होगा, ये दोनों में है, चारों में। GH 7 है 49 आना चाहिए, तो 49 दोनों में है। H 64 होना चाहिए, तो 49 के बाद यहाँ 64 है, तो यही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा खाली स्थान पर सबसे उपयुक्त होगा, तो ये खाली स्थान पर कौन उपयुक्त होगा, तो इसको बनाने के लिए क्या करना होगा, ये ऐसे जाके ऐसे आना होगा। नहीं, देखिए दोस्त इसमें तीनों से तो मिलेगा ही, ये तीनों मिल जाएगा, ये तीनों मिल गया। अब एक इधर आ जाएगा, ये तो ऐसे हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला। अब इसको ऐसे होना होगा, तो इस जैसे ये तीनों मिल गया, एक यहीं से एक कोना पे जाएगा, एक फिर एगो इससे जाएगा मिडिल से, तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा D। अगला है, निम्नलिखित ABCD दिया है, ABC और D के तल को घेरों को क्रमशः 3D D ये इसमें निरूपित किया गया है। ABC और D का ऊपरी घेरा क्रमशः ये निरूपित किया गया है। किस कप में अधिक पानी भरेगा, तो किस कप में अधिक पानी भरेगा, तो ये आप लोग बताइए, इसमें सबसे अधिक भरेगा D में। अगला है, एक विशेष कोड में ऑल द बेस्ट को इतना लिखा जाता है। अब बेस्ट ऑफ लक को ये इसमें सबसे बनाने का अच्छा तरीका होता है कि कॉमन कौन है, बेस्ट ऑफ लक, तो इसमें क्या है बेस्ट, और अंक में कौन कॉमन है, 645 में 786 में कौन कॉमन है, 6 कॉमन है, तो बेस्ट का 6 हो गया। द गुड लक, तो इसमें कौन कॉमन है, लक कॉमन है, इसमें तो लक का क्या हो जाएगा, लक का हो जाएगा क्या 8 हो जाएगा, इस दोनों में 8 ही कॉमन है। देखिए 6 4 5, 5 इसमें है, 5 इसमें भी है, तो इस दोनों में क्या कॉमन है, तो 2, तो 5 2 हो गया, 5 2 हो गया। अब इसमें बच क्या कौन 9, तो गुड का 9 हो जाएगा। इसमें 8 786, तो 8 6 हो गया, 7 कौन है, 7 ऑफ हो जाएगा 7,
तो इसमें कह रहा है गुड को, तो गुड को 9 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। जो कॉमन रहता है उसको कॉमन छांट लिया जाता है, ये आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा ठोस तरल और गैस, ठोस तरल और गैस कौन सा अच्छा संबंध है, तो ये है, सब अलग अलग है। छुट्टी संख्या ज्ञात करें, छुटी हुई संख्या ज्ञात करें। देखिए सबको जोड़िएगा तो ये 30 हो गया, इसको भी जोड़ेंगे तो 30 हो गया, 12 5 17, 17 में कितना जोड़ेंगे तो 30 होगा, 13 जोड़ेंगे। अगला है, एक औरत को पार्क में दिखाते हुए विनीत कहता है यह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, दादाजी के इकलौते बेटे इसका फादर होगा की बेटी है। विनीत और औरत का कैसा संबंध है, तो दोस्तों ये भाई होगा। अगला है, 42 छात्रों की एक कक्षा में राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है, राकेश तनवीर से 6 स्थान आगे है, इसमें 6 स्थान आगे है। यदि तनवीर आखिर से 18वें स्थान पे है, आखिर से ये 17 हो गया, ये 18वां हो गया, 18वें स्थान पे है, तो राकेश का स्थान क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसमें 18 6 24, तो 24 हो गया, 24 हो गया और टोटल 42 है, तो 42 में 24 घटाइए आप +1 कर दीजिए, 19 आ जाएगा, 19वां स्थान है। अगला है, एक मैराथन मार्ग शुरू होता है और 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर चला गया, फिर पश्चिम की ओर मुड़ता है और 7 और ये जाता है, फिर उत्तर की ओर मुड़ता है 10 जाता है, ये 10 गया, 10 जाता तक जाता है, वहाँ से दाएं मुड़ता है, तो दाएं इधर हो जाएगा, कितना मुड़ता है जाता है जहाँ 7 किलोमीटर, यहाँ हो गया, तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये यहाँ है प्रारंभिक, और 10 ये है। देखिए दोस्त, एक मैराथन मार्ग शुरू होता है, एक मैराथन मार्ग शुरू हो गया और 21 किलोमीटर उत्तर, 21 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर, यहाँ से ना पश्चिम मुड़ेगा 7 किलोमीटर, फिर 10 दाहिना मुड़ता है, फिर ये आ जाता है, तो 21 से 10 कितना है, 31 हो गया, 31 क्या हो गया, 31 किलोमीटर उत्तर ही होगा। PQRS-T एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठा है, P और Q के एक साथ बैठे हैं और दक्षिण की ओर बैठा है, और S उत्तर की ओर बैठा है। TQR का पड़ोसी कौन है, देखिए किधर बैठा है, पश्चिम की ओर, P तथा Q एक साथ बैठा है, P और Q को एक साथ बैठा है, कितना व्यक्ति है, PQRS-T 5 व्यक्ति है, इसका हो जाएगा। देखिए S उत्तर में है, S उत्तर में है, R दक्षिण में है, अब P और Q जो है एक साथ है, P और Q, अब कह रहा है TQR का पड़ोसी, तो यहाँ T हो जाएगा, PQRTS और PQRST, अब हो गया, मध्य में पूछ रहा था, Q मध्य में हो जाएगा, तो इसका Q आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हुए A में 4 जोड़ेंगे तो ये आएगा, I में 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, तो 13 क्या होता है, M होता है, 13 M हो गया, और B में -4 कीजिए, B में -4 करेंगे तो X आएगा, X में -4 करेंगे तो T आएगा, और T में -4 करेंगे तो P आएगा, तो MP इसमें भी है, इसमें भी है। अब C में 4 जोड़िए तो G आएगा, G में 4 जोड़ेंगे तो K आएगा, K में 4 जोड़ेंगे तो O आएगा, तो MPO आंसर हो जाएगा। अगला है, एक पासे के निम्नलिखित 2 भिन्न आकृतियों से पता लगाएं कि लाल के सामने कौन सा रंग है। दोस्तों इसमें आकृतिक नहीं दिया है, क्वेश्चन रॉन्ग है। जया एक बड़ा घन लेती है जिसके सभी पक्ष हरे रंग है, फिर वह बड़े घन को 27 समान छोटे आकार के घनों में काट देते हैं। ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी पक्ष रंगा न होगा, तो कोई भी पक्ष रंगा न होगा, तो n-2 का क्यूब होता है, फार्मूला n-2 का क्यूब होता है। n कैसे निकालते हैं, तो n निकालते हैं 27 के रूट क्यूब कर देंगे तो 3 आ जाएगा, तो 3 - 2 1 हो गया, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 होगा, तो 1 ही हो जाएगा। अब हम लोग
कंप्यूटर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि धसान बिंदु क्या है। तो दोस्तों यह पाठ क्षेत्र का कर्सर होता है जो एक बड़ी खड़ी लकीर के रूप में होता है। पाठ या सामग्री धसान बिंदु से प्रारंभ करके ही पाठ क्षेत्र आती है। तो क्या है? कर्सर है। अगला, कौन सा पाठ क्षेत्र के ठीक नीचे होता है? तो पाठ क्षेत्र के ठीक नीचे स्टेटस क्षेत्र होता है। अगला है, प्र लिखने का शॉर्टकट कमांड क्या है? तो प्र लिखने का शॉर्टकट कमांड जो है ऑल्ट और 02 से 31 करेंगे, प्र लिखाएगा। चिन्ह का कमांड है, इस चिन्ह का कमांड क्या है? तो इस चिन्ह का कमांड जो है ऑल्ट 0188 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही को बताना है। तो कोई नया क्वेश्चन है, हाँ, नया दस्तावेज बनाने के लिए फाइल मेनू में न्यू आदेश देंगे अथवा स्टैंडर्ड टूल बार में न्यू बटन क्लिक करेंगे। फर्स्ट सही है। नया दस्तावेज नहीं बनाया जा सकता, गलत है। नया दस्तावेज बनाने के लिए माउस का प्रयोग किया जा सकता है, नहीं। तो एमएस वर्ड व्यू में उपलब्ध है। तो एमएस वर्ड व्यू में क्या उपलब्ध है? तो समान व्यू और पेज लेआउट व्यू दोनों है। ऑनलाइन लेआउट व्यू क्या है? तो ऑनलाइन लेआउट व्यू किसी दस्तावेज को देखने और पढ़ने के लिए सबसे अच्छा रहता है और इसमें दस्तावेज के एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत सरल होता है। तो कौन सा सही है? दोनों सही हो जाएगा। निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? फर्स्ट है, कोई भी दस्तावेज छपवाने के लिए पहले किसी प्रिंटर को डिफ़ॉल्ट प्रिंटर के रूप में स्थापित करना होता है। सही है। जब फर्स्ट ही सही है तो सभी सही हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। फर्स्ट है, यदि कोई प्रिंटर है और उनमें से किसी एक को चुनना है और पूरे दस्तावेज के बजाय कुछ चुने हुए पृष्ठ छपवाना है तो स्टैंडर्ड टूल बार के बजाय फाइल मेनू के प्रिंट आदेश को प्रयोग करेंगे। फर्स्ट सही है। कई प्रिंटर है, इनमें से किसी एक को चुनना है और पूरे दस्तावेज के बजाय कुछ चुने हुए पृष्ठ छपवाना है तो स्टैंडर्ड टूल बार में दिए गए किसी आदेश का प्रयोग करेंगे। गलत, किसी का नहीं करेंगे, फाइल मेनू का प्रयोग करेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रिंटर बटन को क्लिक करके डिफ़ॉल्ट प्रिंटर पर छपाई प्रारंभ की जाती है। बी में है, मैग्नीफायर बटन को क्लिक करके किसी भी पृष्ठ का कोई भी भाग बड़े आकार में देख सकते हैं। तो ए और बी दोनों सही है, तो सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा डेस्कटॉप प्रकाशन के चरण में है? तो कौन सा डेस्कटॉप? तो चित्र तैयार करना, पेज तैयार करना और पाठ तैयार करना सभी है। अगला, टैली क्या है? तो दोस्तों टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। इस पर जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अकाउंटिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। तो टैली क्या है? एक प्रकार का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पैकेज है। अगला है, एका क्या है? दोस्तों एका जो है एक कंप्यूटर है जो टाटा समूह की CRL पुणे द्वारा विकसित किया गया है। कौन? ये सुपर कंप्यूटर है एका। ALU का किसका संक्षिप्त होता है? अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है ALU का, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, सी आंसर। अगला है, एरे क्या है? दोस्तों एरे एक ही प्रकार के कई डाटा को एक साथ व्यवस्थित समूह होता है जिसे जो है रेखीय क्रम में या आयताकार रूप में रखा जाता है। इसके प्रत्येक डाटा फील्ड की पहचान उसकी क्रम संख्या अथवा सब स्क्रिप्ट द्वारा की जाती है। तो यह एक प्रकार की डाटा फील्डों का व्यवस्थित समूह है। अगला है, बेसिक का फुल फॉर्म क्या है? तो बेसिक का क्या है? एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जो अधिकांश पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कैड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कैड का कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, सी। अगला, CD रोम किसका संक्षिप्त रूप है? तो CD रोम जो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है यह दो या दो से अधिक कंप्यूटरों का एक ऐसा जाल है जिसमें सभी कंप्यूटर आपस में इस प्रकार जुड़े होते हैं ताकि एक दूसरे की सूचनाओं और साधनों को साझा कर सके। तो कंप्यूटर जाल है ये। DBMS क्या है? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का संक्षिप्त रूप है और यह प्रोग्राम होता है जो डाटाबेसों के निर्माण, संचालन और देखरेख के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह एक प्रोग्राम होता है। तो दोस्तों थोड़ा सा टफ होता है लेकिन आप इसको ज़रूर देखिए ताकि आपका रिवीजन अच्छा से हो सके। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए। चलिए दोस्त, थैंक यू।